नाम से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल फार्मूले को कैसे फाइंड किया जाता है वो देख लिया था। आज इसका दूसरा मेथड है, ठीक है, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा कंबस्शन एनालिसिस के जरिए से, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाता होता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। कंबस्शन एनालिसिस का जो तरीकाकार होता है या मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है। और इसमें मतलब आपको एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को मिल जाते हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में से। अगर थ्योरेटिकल पार्ट ना आ रहा हो बल्कि उसमें से न्यूमेरिकल पार्ट जब आ रहा हो तब आपको फिर ये वाला मेथड भी साथ में याद करना होता है, क्योंकि इसके जरिए से ही अगर आपके ध्यान में कोई कह लो कि कोई डाउट होगा तो वो क्लियर होता है, ठीक है। तो टॉपिक बड़ा आसान से है, मुश्किल नहीं है बाय द वे, और इसको हमने समझ के चलना है। वैसे तो कल आपकी बुक वाले ने बहुत कह लो कि प्रीसाइजली थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है कि कंबस्शन एनालिसिस को कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बुक वाला ही बता दिया जाए तो वो टीचिंग नहीं होती, वो सिर्फ एक बुक रीडिंग होती है, जो कि मैं अवॉइड करता हूं। और मुझे अल्लाह ताला ऐसी तौफीक कभी ना ही दे कि मैं सिर्फ आपको बुक रीडिंग करके दिखा दूं और अल्लाह फैसला, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं और आपका फ्यूचर में ये ख्वाब है कि आप कह लो कि किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर आपका एडमिशन हो जाए, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाए, तो फिर मैं उस लेवल तक आपको लेकर जाता हूं और आपको इंशाल्लाह नजर भी आएगा। अगर आप पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं तो ये वाला आपके लिए लेक्चर जो है बड़ा कह लो कि बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको। हमारे पास है कंबस्शन एनालिसिस। तो बेटा कंबस्शन से मराद क्या होता है, ठीक है। पहले आपको यहां पर ना तीन टर्म्स लिखकर दिखाऊंगा। एक होता है बेटा कंबस्शन, ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास होता है जी बर्निंग कह लो, और तीसरा बेटा आपके पास होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये तीन टर्म्स हैं, कंबस्शन, ठीक है बेटा, बर्निंग और ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये एक ही चीज के तीन नाम होते हैं, ठीक है। एक ही चीज के तीन नाम होते हैं, आपको पता चल जाएगा मैं किस कैले पैरा में बात कर रहा हूं। अच्छा, अब कंबस्शन जो है अपने मैट्रिक लेवल में वैसे बड़ा होता है, बर्निंग वही होती है, वो भी बड़ा होता है अपने, ठीक है। और इस तरह अपने ऑक्सीडेशन भी बड़ा होता है। चले इनको थोड़ा सा खंगालते हैं कि जो टॉपिक का नाम रखा है ना, ये क्यों रखा है, इसके अंदर क्या रीजन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और इसकी वर्किंग पर भी आएंगे। लेकिन आपको चीजों को डिटेल के अंदर बताना लाजमी होता है ताकि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाए, ठीक है बेटा। अच्छा, कंबस्शन, बर्निंग या ऑक्सीडेशन, आपके ना ज़हन में जब भी किसी चीज के जलने के बारे में क्या लोग पूछा जाता है ना, बेटा बताओ कंबस्शन क्या होती है, ये बर्निंग क्या होती है, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं, जब आग लगी हो ना तो कंबस्शन होती है, जब बर्निंग होती है, ठीक है। ऐसा सीन नहीं होता, हर केस में आग का लगना लाजमी नहीं होता, ठीक है, कि आपको वाज़ेह तौर पर आग लगी दिखाई दे तो ही कंबस्शन होती है या बर्निंग होती है, ठीक है। इसका जो कह लेंगे सही मानों में समझना आता है वो कुछ ऐसे ही है कि बेटा आपके पास कंबस्शन के लिए या बर्निंग के लिए एक तो बेटा आपके पास होना चाहिए फ्यूल, ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास होना चाहिए ऑक्सीडेंट, इसको आप ऑक्सीडेंट कह लो बेटा या इसको ऑक्सीडाइजर कह लो। फ्यूल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर कह लो बेटा आप इसको, ठीक है। और इन दोनों को आपस में कह लो कि रिएक्ट करवाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो बेटा, मैं उस रेड कलर से ही लिखूंगा फ्लेम को, ठीक है। फ्लेम लिख लो या आप इसको इग्निशन लिख लो, आपकी मर्जी है, इग्नाइट करना, ठीक है, या फ्लेम देना। फ्यूल होना चाहिए, कोई ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर होना चाहिए, फ्लेम की मौजूदगी में दोनों जलेंगे और जो बनेगा ना बेटा वो चीज ध्यान में रखना आप लोग, हमेशा बनती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनता है बेटा वाटर, ठीक है। वाटर बनता है, उसके साथ हमारे पास इसमें हीट लिबरेट करती है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी बेटा बर्निंग का पूछा जाए ना आपसे कि बर्निंग क्या होती है, कंबस्शन क्या होती है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन कह लो, ठीक है, तो आपने क्या बताना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा या हीट उस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। आपने ये बातें ज़हन में आपके बैठी होनी चाहिए।
आग लगी हो ना लगी हो उससे सरोकार नहीं होता। हीट तो आग के बगैर भी आपको मिल सकती है, आपको पता ही है, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए से भी हीट दे देते हैं, ये मिल जाती है आपको, उसमें आग तो नहीं लगी होती। या ऐसे चूल्हे आपको मिल जाते हैं जो जहां पर आपको आग नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है, वो भी हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हीट का आना लाजमी है, आग का होना ना होना, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज आ जाती है। अच्छा, अब फ्यूल क्या होता है, चल मैं लिख देता हूं। जैसे आपको पता ही बेटा, फ्यूल में हमारे पास आता है मीथेन गैस है, CH4 मीथेन गैस फ्यूल आ गई, ठीक है। ऑक्सीडेंट यानी जिसकी मौजूदगी में जलेगा, और वो बेटा क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में चीजें जलती हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास O2, ठीक है, एक ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजर है जो कि दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ये नहीं कि यही वाला है, हमारे पास ऑक्सीडेंट होते हैं और भी होते हैं, लाइक नाइट्रोमीथेन वाले भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नेचर में ये ज्यादा मिल जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप लिख लेते हैं। एक और बात ऐसा लिखा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है, या लिखा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी हवा में हमारे पास एयर में आपको पता होगा 21% तकरीबन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है, ठीक है। एयर में क्या पाई जाती है बेटा, ऑक्सीजन। तो आपसे या ये कह दिया जाता है कि इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, या ये कह दिया जाता होता है हमारे पास इन एयर, तो दोनों का मतलब यही होता है कि हवा सॉरी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। जलने वाला कौन, फ्यूल, जिसकी मौजूदगी में जलेगा वो क्या, ऑक्सीडेंट, ठीक है। और जो जलाएगा बेटा वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है फ्लेम, इग्निशन देने वाला, ठीक है, यानी आप माचिस कह रहे आग लगाने के लिए, ठीक है। ये मीथेन आपको पता ही है कुदरती गैस में पाई जाती है, नेचुरल गैस, ठीक है। उसमें 85% जो है मीथेन गैस पाई जाती है भाई साहब, जो घर में इस्तेमाल करते चूल्हे जलाने के लिए हम लोग सिलेंडर के अंदर। तो मीथेन गैस है हमारे पास, ठीक है। उसमें आपके पास आ जाता बेटा एयर। आप जलाते कैसे हो, अपने थोड़ी आग लगती है, आप उसको फ्लेम देते हो, ठीक है बेटा। बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और बनेगा बेटा वाटर, ठीक है। और साथ में बेटा क्या होगा, इसके साथ लिबरेट करता है आपके पास हीट, ठीक है बेटा। क्या निकलेगा बच्चे, हीट निकलती है। ये कंप्लीट कंबस्टन या बर्निंग का ये फिनोमेना होता है हमारे पास, ठीक है। जब भी कोई चीज जलती है तो ये बनता है, ठीक है। आप सिंपल ये समझो, इसको देखो, मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा है मीथेन, मैंने लिखा है मीथेन CH4, और मैंने हवा में मीथेन गैस को बर्न करवा दिया, ठीक है, फ्लेम देकर जला दिया। आपने इसको बैलेंस कैसे करना होता है, ठीक है, वो छोटा सा है, देख ले, सीधा तरीका कार है। जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे हम लोग, CO2 बन गए, ठीक है। फिर जितने हाइड्रोजन है वो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, उतने वाटर बन जाएंगे। 4 है, यहां बनाएगा 2H2, समझ आ गया बेटा। ये देखो मीथेन गैस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जली, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना बेटा, वाटर, और साथ में क्या लिबरेट करेगा, साथ में बेटा लिबरेट करेगा, निकलेगा क्या, हीट। इसलिए बेटा आप इसको क्या क्या कहते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हीट निकल रही है, यहां से लिबरेट कर रही है। अब जरा बैलेंस करो, कार्बन के इधर एक इधर भी एक ही भाई जब, ठीक है। ऑक्सीजन देखो इधर 2 2 4 है, तो यहां पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन के 4 हो गए, मीथेन हमारे पास में कार्बन 1 थी, हाइड्रोजन के 4 मुकम्मल हो गया, ठीक है। आप यहां पर भी क्या निकालोगे, 2, ठीक है। वैसे ये तमाम बातें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कंबस्टन एनालिसिस में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बंद करना है ना, तो आपको पता हो उसमें से बनता क्या है। अगर गौर करो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन। एक्चुअली इसमें हुआ कुछ ऐसे है कि कार्बन जो थी, अगर आप गौर करो कार्बन में सिर्फ कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है, कार्बन बेटा ऑक्सीडाइज हो गई है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीडाइज हो गया है इनटू वाटर। क्या आपको बेटा समझ आया मेरी बात क्या, ठीक है। वैसे अगर आप देखना चाहे तो बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना आपने, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन में भी
ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीडेशन ही हो रही है, समझ आ रही है? ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, मैंने लिखा था कंबस्टन आ जाए, बर्निंग आ जाए या ऑक्सीडेशन आ जाए, ठीक है, तो तीनों कह लो कि सिनोनिम होते हैं, ये एक ही चीज के तीन नाम रख दिया आपने, ठीक है। फटाफट मैंने आपको समझा दिया कि जब कंप्लीट कंबस्टन होती है तो आपके पास कोई भी फ्यूल होता है, ठीक है, वो चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजर, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इनकम्प्लीट कंबस्टन मैं नहीं बढ़ा रहा, पार्शियल जो कंबस्टन होती है या ऑक्सीडेशन वो मैं नहीं बढ़ा रहा, वो 12वीं क्लास में जाकर 6-8वें चैप्टर के अंदर आएगा, तब वहां पर भी चर्चा कर लेंगे। अच्छा आप देखिए, जब कंबस्टन एनालिसिस होता है आपके पास, तो उसके अंदर बेटा यही आपने कंपाउंड रखना होता है बाय द वे, ठीक है, और से वो बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, अगर आपको इस वाला इसकी डेफिनेशन या मेथोडोलॉजी पता हो, तो मैंने आपको कंबस्टन बना दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कंबस्टन का ही तो एनालिसिस करना है, तो आपको कंबस्टन का पता तो हो मेरे बच्चों, आपको नहीं बताया जाता, आपको बता दिया जाएगा क्लास पर प्रीवेंट करके ये लगा देंगे लगा चला, ठीक है, किधर से बात आई किधर को जानी है, क्या लॉजिक है क्या कंसेप्ट है वो जाने, ठीक है, जो भी जानता है आपको नहीं बताया जाएगा। खैर ये हमारे पास कंबस्टन है, बर्निंग ऑक्सीडेशन है, होप सो आपको इतना सा जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब इसके लिए हमने इस मेथोडोलॉजी को पढ़ना है कि आपने जो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, कंबस्टन एनालिसिस, ठीक है। तो चले अब इसकी हम छोटी सी एक डेफिनेशन टाइप बनाकर लिख लेते हैं भाई, ठीक है, डेफिनेशन कह लो मेथोडोलॉजी कह लो आप, ठीक है। आप कह रहे अ वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अ वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली कंबस्टेड, ठीक है, पहले प्लेस करेंगे, प्लेस्ड इन अ फर्नेस, ठीक है, भट्टी के अंदर, ठीक है, जहां पर क्या बढ़ेगा, होगी कंप्लीट कंबस्टन होगी, कंबस्टन takes place where combustion place to determine the empirical formula, यही होता है बेटा हमारे पास एक वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने करना है, उसको फर्नेस के अंदर करना है, उसमें कंबस्टन होगी और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। यहां पर आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हुई बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपको पता ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास बेटा आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन, उसमें बेटा आपको पता ही है कि हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और इधर जो लिखा हुआ है वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास हाइड्रोकार्बन के अंदर बाकी कुछ एलिमेंट्स ट्रेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं और किन के लिए वो यूज किया जा सकता है, मैं आपको इस लेक्चर में वो आगे जाकर बताता हूं, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि आपने करना क्या है कि इसके अंदर जो भी सैंपल होता है उसका पहले वेट करना आपने, और जो भी सिमरा जाने की ऑर्गेनिक है, ठीक है, उसको फर्नेस में रखना है, वो कंप्लीटली उसको जो है वो बर्न कर देगा, बनने के बाद फिर आप क्या करते हो बेटा, उसमें आपको क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर आएगा, ठीक है, आप उसका फिर डिफाइन कर लोगे एम्पिरिकल फार्मूला। क्या यहां तक समझ आया बेटा? अब हम क्या करेंगे, मैं आपको यहां पर ड्रा कर दूंगा जो कि आपका इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, चले देख लेते हैं जी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है जी, हम इसकी जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं बाय द वे, जो कि हमने कंबस्टन एनालिसिस लिखा हुआ है। नहीं यहाँ पर इसका एक यहाँ पे तो बना सीधा ऐसे कर, ठीक है, फिर और फिर हम करेंगे बच्चे का
ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सीधा जोड़ देंगे ऐसे करके। हाँ जी, चलो जी, हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस क्या, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो जरा खुद बना लेना, ठीक है, अच्छे वाला करके। अब हमारे पास आएगा बेटा, सबसे पहले हमने क्या इसको प्रोवाइड करने का, सब जो पहला केबल होता है ना, इसको अपने कहने जो फर्नेस, ठीक है। इसके दरम्यान में अपने यहाँ पर जो है यहाँ पर बेटा आपने एक छोटा सा सैंपल जो है बेटा वो रख लेना होता है, ठीक है। इसमें बेटा आपने क्या करना है, इसमें आपने सैंपल रख लेना है, इस वाले छोटे से केबल में क्या लो, कंपार्टमेंट में क्या लो, बीकर में क्या लो, बाउल में क्या लो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। इसमें बेटा आप क्या रख देंगे, यहाँ पर आपने रखना है बेटा जी सैंपल। कौन सा सैंपल रखना आपने बेटा, यहाँ पर आपने रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रखना है इस चैम्बर के अंदर, इस चैम्बर का नाम होता है भाई जी बेटा फर्नेस, ठीक है, भट्टी कह लें, ठीक है। और आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है वो कौन सा होता है बेटा, प्रीवेट, प्रीवेट यानी वो पहले से आपने उसको मेजर किया होता है कि कितने वेट का आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ये अपने आप थोड़ी जलेगा, सारी बात है, मैंने बोला था जलने के लिए आपको कोई ना कोई ऑक्सीडाइजर भी प्रोवाइड करना होता है, तो आप हवा में जला लो, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, यहां से आपके पास आएगा क्या बोला, O2, ठीक है। ये जो हमारे पास है इनलेट, अब कह रहे हैं यहां से इनलेट है किसकी बेटा, ऑक्सीडेंट की, ये इनलेट है किसकी, ऑक्सीडेंट की, यहां से ऑक्सीडेंट एंटर होगा, जो सिंपल बोल दो, ये इनलेट है किसकी बेटा, एयर की, ठीक है। आप ऑक्सीडेंट की जगह पर एयर भी लिख लो, या लिख सकते हो आपकी मौज है, ठीक है। ये सारा जो था हमारे पास ये क्या था बेटा, ये एक फर्नेस है, भट्टी है, जिसमें आपने एक सैंपल को प्लेस कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने उसको इग्नाइट भी तो करना होता है ना, मतलब आपने इसको आग लगानी है, तो आग लगाने के लिए या तो आप क्या करो, इसको कह ले वो स्पार्क दो, ठीक है, किसी भी मेथड के जरिए से, या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से स्पार्क दे दो, बात वाले का CuO, ठीक है ना, इन कॉपर की जो राड होती है उसके जरिए से आप इसको क्या करके गर्म कर सकते हो भाई, ठीक है, रेड हॉट करके, तो भी हमारे पास इसको स्पार्क मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क भी मिल सकता है, या वैसे भी आप इसको इग्नाइट कर सकते हो। तो हमारे पास ये जो चैम्बर है, इस पूरे चैम्बर के अंदर हमारे पास इधर से ऑक्सीजन आ रही है, इधर से बेटा आपने रखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो वेट आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, उसको आपने इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न करना है। जब कंप्लीटली बर्न करना है तो अब जरा बताओ क्या पैदा होगा, आया ना देर में, क्या पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट,
ठीक है बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन शुरू होने के लिए इसको खुद क्या चाहिए था बेटा, ऑक्सीजन की सप्लाई। ये दूसरा जो हमारे पास चैम्बर होता है, ठीक है, यहां पर आपके पास आकर अब्जॉर्ब हो जाता है क्या बेटा, वाटर, ठीक है। इसको देख सकते हो भाई तुम्हें, वाटर अब्जॉर्बर, पानी को जज़ब करने वाला चैम्बर, ठीक है। इसमें आपने बेटा कौन सा कंपाउंड है जो कि रखा होता है, जिसने करना होता है भाई नवी, ठीक है। यहां पर आपने बेटा रखा होता है MgClO4 होल ट्वाइस मैग्नीशियम परक्लोरेट, इसका नाम होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। अगर आप इसको मैग्नीशियम क्लोराइड भी कहते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम परक्लोरेट यहां पे रखा होगा, और आपको पता है इस कंबस्टन में तीन चीजें बनेगी, वाटर, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बन से बनेगी, ठीक है, और साथ में हीट लिबरेट होगी। अच्छा, यहां पर मैग्नीशियम परक्लोरेट का क्या काम होता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट की अगर मैं राम कथा लिखूं तो बेटा ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर से मुराद की क्या होती है, यानी वाटर लविंग, ठीक है। ये आपको पता ही होगा भाई, नहीं पता तो आज पता चल गया होगा, वाटर लविंग। इसकी नेचर ऐसी है, इसकी नेचर ऐसी है कि पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है क्या, मैग्नीशियम परक्लोरेट। क्या समझ आया आपको, ठीक है। अच्छा जी, कैसे करता है, चले वो भी सुन ले, क्या ही याद करेंगे, ठीक है। एक्चुअली माहौल के अंदर मॉइस्चर को ये अपने अंदर इस तरह जज़ब करता है कि वाटर को अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले आता है, यह अपनी क्रिस्टल्स का हिस्सा बना देता है। और जब वाटर क्रिस्टल्स का हिस्सा बन जाए उसे बेटा हम लोग कहते हैं क्या बोला, हाइड्राइड्स, सॉरी हाइड्रेट्स, क्या बोलेंगे बेटा इसको, हाइड्रेट्स। समझा रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि हमारे पास जिस आपने ये पढ़ा होगा भाई, ये आपने पढ़ा होगा CuSO4.5H2O, आपने ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ है बेटा, आपने ये वाला मैट्रिक में पढ़ा हुआ, दूसरे चैप्टर के अंदर जाकर आता है, जब जाकर साल्ट बनते हैं ना तो एंड पर ये लिखा होता है, ठीक है ना, वो जब साल्ट्स की टाइप्स बताई जाती हैं, ये कौन कौन से टाइप्स के साल्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आता है ये भी साल्ट ही है भाई, ठीक है, याद रखना। सिर्फ खाने वाला नमक ही साल्ट ही होता, दुनिया में और भी होते हैं। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट है .5H2O, ये हाइड्रेट्स है, तो MgCl2.5H2O या 10H2O। इस तरह वाटर की डिफरेंट जो हमारे पास नंबरिंग आती है या नंबर ऑफ एटम्स आते हैं उनकी क्रिस्टल्स के अंदर, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि MgCl4 जो है वो क्या करता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। क्यों हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, मैंने उसका आंसर भी दे दिया आपको, क्योंकि बेटा ये वाटर को जज़ब करके हाइड्रेट्स बना लेता है। अब हाइड्रेट्स क्या होते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जब वाटर उसकी क्रिस्टल में आकर उसका हिस्सा बन जाए, ठीक है, उसको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। आप फिक्र ना करें, आपका चैप्टर है 9वां, 11वीं क्लास का 9वां चैप्टर है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, बेशक जाकर पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। ये भी बता दूं, ये 9वें चैप्टर का तकरीबन लास्ट टॉपिक में आता है, हाइड्रेट्स, समझ आ गया, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चिंता ना करें, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो आपको यह बता दिया कि MgCl4 वाटर अब्जॉर्बर क्यों रखा जाता है, या इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि यहां पर क्या जज़ब होगा बेटा, हमारे पास जज़ब होगा ये क्या बोलते हैं इसको, वाटर। तो यहां पर मैंने रखा हुआ था क्या बेटा, मैग्नीशियम परक्लोरेट। अच्छा, एक बात और लिख लें इसके साथ, इसका भी वजन किया होता है, ठीक है, यानी इसको लिख लें, ये भी परी वेट होता है, ठीक है, हमारे पास यानी MgClO4 होल ट्वाइस, ये भी बेटा पहले से इसका वजन किया होता है, ठीक है।
पहले से वजन किया होता है, जब पानी इसके अंदर इसकी कस्सू में जम जाएगा या जमा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा ना। समझ आ रही है ना। यानी पहले वजन था, फॉर एग्जांपल इसका पहले वजन था 6 ग्राम और पानी को जज्ब करने के बाद हो गया 8 ग्राम, तो आप सिंपली निकालोगे ना बेटा, माइनस करके या सबट्रैक्ट करके, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हुआ, उसमें से जो वाटर निकला तो हमारे पास इस वाटर अब्जॉर्बर ने रिएजेंट ने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो वाटर आया था, ठीक है, जो वाटर आया होगा इसके अंदर बेटा, वो क्या हो गया बेटा जी, वो नीचे इसमें अब्जॉर्ब हो गया। याद समझ आया बेटा, वाटर तो निकल गया, बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास था, याद रहे, यहां से क्या जा रहा था, यहां पर जा रहा था बेटा, एक तो था हमारे पास वाटर और दूसरा क्या जा रहा था यहां से बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी याद रखना, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है, वेपर की फॉर्म में जा रहा होता है, इतनी तो हीट मिल रही होती है इसको, ठीक है ना, तो वाटर वेपराइज कर देता है। तो दोनों हमारे पास, ये भी और ये भी, दोनों इसमें से जाते हैं, वाटर यहां पर ज्यादा हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा CO2 वो आगे मूव कर दी यहां पे, ठीक है। और यहां पर आपने बेटा इस चैम्बर के अंदर रखा होता है, क्या बोला, 50% KOH या NaOH। अब आपको पता है बेटा ये दोनों चीजें क्या है, ये बेस होती है, ठीक है। 50% अपने इसके अंदर KOH, ये दोनों तगड़ी स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है, अस्तक सुधा जला देने वाला ये वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ये कह लो कि खतरनाक बेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जाकर हमारे पास CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगी, किसके अंदर बेटा, अब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे पास, जो अपने क्या रखा था, या रिएक्ट कर जाएगी, क्या रखा था बेटा, बेस। अच्छा अब कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी जरा बेटा आपको मैं बता ही देता हूं, ठीक है। अब देखो CO2 आपको पता है इसकी नेचर होती है बेटा एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में से गुजारो H2CO3 बन जाता है, which is कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर में क्या है, एसिडिक है, ये मेरे पास क्या है, बेस है। अब आपको इतना तो पता ही है कि जब बेटा मेरे पास एसिड, ठीक है, यानी मेरे पास CO2 एसिड के नेचर, KOH बेसिक के नेचर मिलते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, बनेगा बेटा K2CO3 यानी पोटेशियम का कार्बोनेट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसको बैलेंस करना है अगर आपने तो कैसे आएगा, इधर आपको दो लगाने पड़ेंगे, अच्छा जी इधर वाटर आएगा भाई इधर। अब जरा और करो, कार्बन का इधर किधर है बेटा, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के बेटा 3 है और एक 4 है, इधर बेटा ऑक्सीजन की 2 है, ये भी 2 है, तो हो गया बैलेंस मेरे ख्याल में, है ना, हो गया, ठीक है। K2CO3 प्लस H2, ठीक है। इतनी डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बेटा ये पता रहे कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें चीजें जो जज्ब हो रही हैं या अब्जॉर्प्शन हो रही है वो किस मेथडोलॉजी के जरिए से हो रही है, या क्यों कर हो रही है, या वो कैसे जज्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर 50% KOH या NaOH क्या करते हैं बेटा, ये अपने अंदर एज ये बेस होते हैं, ये एसिड के नेचर होते हैं, तो अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, ठीक है। एक बात मैं यहां लिख दूं, जो हमारे पास होता है ना ये NaOH, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इट अब्जॉर्ब वाटर, पहले क्या करेगा, थोड़ा सा वाटर जज्ब करेगा, आफ्टर अब्जॉर्प्शन वाटर ये मेरे क्या करेगा, देन ये कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, समझ आया, ये क्या करेगा बेटा अपने अंदर इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। अब्जॉर्ब कहीं जाता है नहीं जाता, वो देख लेना, ठीक है, नहीं आता नहीं आता, देख ले क्या, ठीक है। हमारे पास क्या करेगा, ये पहले थोड़ा सा वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा या उसको अकेले इनटेक करेगा, उसके बाद ये वाला रिएक्शन होगा,
समझ आ गया? मैंने बोला है कि 50% QH या FH, इसकी मैंने दो आपको, एक तो ये बेस होती है सीधा कर देगी, ठीक है। फिर ये भी बताया पहले क्या करेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर अपने अंदर लेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा बेटा, फिर ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जो है वो ऑब्जॉर्ब करवा लेगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर आ गया। अच्छा बेटा अब देखते हैं हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास 50% KH था, इसको भी अपने बेटा ऑलरेडी इसका वेट किया होता है, वही वेट लिख ले आपकी मौज है, पहले से इसका वेट भी आपने किया होता है। अब आफ्टर अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी वेट बढ़ जाएगा, और उस अब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास जो पहले था जो बाद में बढ़ा, सब्ट्रैक्ट करके आपको पता चल जाएगा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के आने के बाद वेट में इजाफा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? हमने क्या पढ़ा, हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि ऑलरेडी उसका वेट किया हुआ था, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गया, ठीक है, तो उसमें से बेटा क्या पैदा होता है, वाटर, ठीक है। साथ में बेटा एक चीज बनी हमारे पास वाटर, फिर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, एक चीज और बनती है, और बेटा वो क्या होता है, वो बताया था मैंने आपको, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसी हीट की वजह से हमारे पास वाटर किस फॉर्म में आएगा, वेपर्स की फॉर्म में। आगे अगले चैप्टर में दोनों गैसेस के, लाइक वाटर भी गैस की फॉर्म में गया, ठीक है, वेपर्स कह लो, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो पहले में क्या किया था अपने मैग्नीशियम परक्लोराइड, उसने वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लिया, कैसे किया बता दिया। अगले में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर यहां से हमारे पास रेस्ट गैसेस यहां से बाहर निकल जाएंगे इस आउटलेट के जरिए से, इस आउटलेट के जरिए से बेटा बाकी मादा जितने भी गैसेस हैं वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है, समझ आया? यहां तक क्लियर है बेटा? इसको नोट कर लेंगे मरतबा, ठीक है। फिर मैं आपको अगली बात बताता हूं। ये मैंने आपको बता दिया बेटा कि हमने कंबस्शन एनालिसिस के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, ठीक है, ऑब्जॉर्ब करवाया बाय द वे। अब हमने परसेंटेज निकालनी होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। परसेंटेज बेटा कार्बन की निकाली आपने, परसेंटेज आपने कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं निकाली, इसलिए मैं आपको ये बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड में से निकाली है, ये भी याद रखना। आपने जो परसेंटेज निकाली है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में से निकाली है, कार्बन डाइऑक्साइड की निकाली। यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन आएगा बेटा हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ आया? यानी हमने किसका बेटा मास लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर बेटा किसका आपने लिखना है बच्चे, हमारे पास आएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अच्छा फिर आएगा बेटा, आपको पता है कार्बन की जब परसेंटेज निकालेंगे, मैंने आपको इसके पिछले 2 लेक्चर में परसेंटेज कैसे निकाली जाती है उसके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। ऊपर आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे आएगा टोटल मार्क्स। क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को निकालना है तो यहां पर लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास, और वो कितना बेटा, तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास होता है भाई जब 12। फिर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास, जब मॉलिक्यूलर मास है उसका मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 16 32, ठीक है ना। O2 CO2 होता है ना भाई जब, इसका बात करो, पता है कार्बन का 12 होता है, इसका तो पता ही होगा आपको, बताया था मैंने वैसे 12, इसका 2 का बेटा, एक का 16 होता है, 2 का 32, जमा कर दो 44 क्रॉस आ जाएगा बेटा 100। ये फार्मूला आएगा आपको, ये क्या बताएगा, ये बताएगा परसेंटेज किसकी बेटा, परसेंटेज बताएगा आपको कार्बन की परसेंटेज बता देगा। क्या मेरी बात समझ आई आपको? अच्छा हो क्या रहा है आपको ना, बताया नहीं जाता कि ये वाला किधर से आया, सीधा ये लिख देंगे बाकी करेंगे, ये आपको रटा मरवाया जाता है। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पर है मास कैसे निकाला आपने, भाई मेरे पास पहले QH या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था जिसका मैंने वेट किया होता, मैंने बोला फर्ज करो 10 ग्राम था, ठीक है। जब रिएक्शन हुआ, बर्निंग हुई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब किया, सिर्फ कैसे जज़ब किया वो बता दिया मैंने आपको। कार्बन डाइऑक्साइड के जज़ब करने के बाद इसका वेट बढ़ गया ना, कितना बड़ा इसका वेट बढ़ जाएगा, इसका प्री वेट माइनस आफ्टर वेट, ठीक है ना, जो कि इसके जज़ब करने के बाद आया, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आ गया, उसको रख देंगे यहां पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गया?
उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, इसका वेट डालेंगे तो नीचे रख देंगे। क्लियर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आपने निकाला है, आपको सिर्फ कार्बन फाइंड करना था। आपने जो कंबस्शन एनालिसिस करना होता है उसमें आपने क्या लिखना होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या लिखना होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन। यानी आपने जब लिखा था ना मैंने टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, और लिखो बेशक एलिमेंटल कंपोजिशन, ठीक है। यानी एक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की क्या कंपोजिशन है, बनावट है, समझ आया। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आ गया, एक हो गया ये, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बल्कि अपने कार्बन का फाइंड करना है। अच्छा तो फिर अपने कार्बन कहां से निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में से। तो जिस चीज का मास निकाला ऊपर, जिसमें से निकाला वो नीचे, ऐसे होता है ना। देखो कार्बन का मास ऊपर, किस में से निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड में से, वो नीचे रख दिया। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। इसी तरह निकाल जरा किसकी परसेंटेज बना, परसेंटेज बेटा किसकी, ऑफ हाइड्रोजन, ये आएगा। परसेंटेज बेटा किसकी निकाली अपने, हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन की जब परसेंटेज निकालेंगे तो बताइए क्या लेंगे, वाटर को लेंगे। जब बेटा वाटर को आप लोगे तो उसमें क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा बच्चे मास किसका, ऑफ H2O। ओवर आएगा बेटा आपके पास क्या बना, मास ऑफ किसका बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, समझे बेटा। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, ओके। अब मुझे बताओ जरा हाइड्रोजन एक का होगा 1.008, दो का क्या होगा 2.016, और किस में से निकाला, किस में से हाइड्रोजन का मास निकालना है आपने, इसमें से। और इसमें क्या है, वाटर, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, ऐसे क्या है, मल्टीप्लाई कर दो 100, आंसर आ जाएगा आपके पास। जो भी मास हुआ वो वाटर का, यहां पर पता चलता को, क्योंकि MgCl4 प्री वेट था, उसका वेट था कोई ना कोई, पानी को जज़ब करने के बाद उसने बना दिया हाइड्रेट्स, ठीक है। यानी उसकी क्रिस्टल में पानी चला गया, समझ आ गया। अब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेट्स कहलाएंगे, क्लियर। अब उसका वजन बढ़ गया, कितना बढ़ा, उसको माइनस करके आ जाएगा आंसर, समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन पहले इसका वजन कितना था, आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या बना, इधर रख देंगे, फिर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने निकाला हाइड्रोजन की परसेंटेज, ठीक है। और नीचे बेटा क्या आएगा, परसेंटेज निकाली कहां में से बेटा, आपने निकाली है आपने उसके वाटर में से, आ जाएगा। क्या यहां तक बेटा समझ आया। तीसरा क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन O2, आपने ये भी निकाला होता है ना ऑक्सीजन की परसेंटेज। अच्छा अब ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे, इसे तो लिखेंगे ही बस, यहां पर है ही नहीं ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन आपको नजर नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, दो आंसर है, ठीक है। दो आंसर है, दो जवाब है, ठीक है। एक आपके बुक में लिखा हुआ है, दूसरा मैंने आपको यहां पर दबे लफ्ज में बता दिया, लेकिन क्लियर नहीं किया, अभी कर देता हूं, ठीक है। देखो बुक वाला वो कहता है जब तीन चीजों, आपको पता नहीं 100% में से परसेंटेज है ना 100 में से आ रहा है, ठीक है। आपने ये मान लिया कि सारा मिला के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था 100% था, इस 100% में कार्बन थी, हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, ये माना आपने। और भी हो सकता है, वो बता दो भी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो अगर आपने माना कि इसमें कार्बन थी, ऑक्सीजन थी और हाइड्रोजन था, इसमें से 100% है, तो भाई दो चीजें फाइंड कर ली आपने, हाइड्रोजन निकाली परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज निकाली। जब दो की परसेंटेज आ गई है तो टोटल में से उन दोनों को जमा करके माइनस कर दो, मतलब इन दोनों को जमा करो। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम आपका वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसका आता है 40%, इसका आता है 20%, मान लिया आपने। यानी इसका आ गया 40 ग्राम, इसका आ गया 20 ग्राम, तो हाइड्रोजन का मास 40 ग्राम, सॉरी कार्बन का मास 40 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 20 ग्राम, टोटल बन गया 60 ग्राम। 100 ग्राम में से माइनस कर दो, बाकी कितना बचा 40 ग्राम, तो इसी का
समझ आ रही है ना। तो बेटा इसके होगा बाकी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर रखा था 100 ग्राम का है, 100% है, उसमें से इन दोनों का मास आपने ग्राम के अंदर फाइंड कर लिया। अब वो जो फाइंड किया हुआ है दोनों का उस टोटल में से माइनस कर दो इन दोनों को, तो बाकी जो बचेगा किसका होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन का होगा। ये आंसर आपका बुक वाला भी बताता है, ठीक है। पर इससे भी ज्यादा बेहतर आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, मैंने यहां पर आपको बताया था, यहां पर लिखा नहीं हुआ लेकिन बताया था मैंने, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर मैंने बोला था इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और वो भी अन्यथा, मतलब ये नहीं है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है, वो पार्शियल पेरोक्सीडेशन हो जाएगी। आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर किया, हवा की मौजूदगी में, और उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, समझ आया। अच्छा, तो माहौल वाली ऑक्सीजन की तो मिली ना, देखो इधर से मिलेगा इनलेट किसकी बेटा, ऑक्सीडेंट की या एयर की, इधर से ऑक्सीजन आ रही है, वो ऑक्सीजन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बर्निंग में पार्टिसिपेट कर रही है, समझ आ गया, और उसको कन्वर्ट करिए इनटू इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से वाटर का बन जाएगा हमारे पास, समझ आया, यही हो रहा है। तो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है वो भी तो अंदर इस्तेमाल हो रही है ना, उसकी वजह से फिर आपका आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा। इसलिए भी आप ऑक्सीजन का वेट प्रीसाइजली यहां से डिटरमाइन नहीं करते, क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है, वो तो वो बाहर वाली ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो आपके पास तो एक्यूरेट रिजल्ट ऑक्सीजन का नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें तो एटमॉस्फेयर वाली भी होगी। आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये वाली ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली है, ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर फर्क कर लो कि वो बाहर वाली है, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। इसलिए आप ऑक्सीजन की मेजरमेंट इस तरह से करते ही नहीं हो, क्योंकि आपने इसको बाहर से इन एक्सेस अमाउंट सप्लाई किया होता है। क्या बेटा आपको यहां तक समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ, ठीक है, कि हम ऑक्सीजन को क्यों नहीं मेजर करते। एक तो मैंने भूगोल बता दिया, दो चीजों को निकाले, तीसरा ऑटोमेटिकली आ गई, इन दोनों को मिलाकर 100 में से माइनस कर दो, बाकी इसका होगा ऑक्सीजन का। तो आपने ये किया होता है इसमें 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यही किया होता है। कार्बन की कितनी परसेंटेज थी, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज थी, दोनों को जमा करके 100 में से निकाल दिया, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। शर्त ये है कि उसमें कोई और तीसरा एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। अब ये तीसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो मैं अब यहां पर लिखूंगा, चल यहां पर लिख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंबस्टन एनालिसिस। अभी आप सुनिएगा जरा, मजा आएगा। कंबस्टन एनालिसिस की एप्लीकेशन क्या है, तो मैंने यहां पर लिखा हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन इनके अलावा, यानी ये दो हो गए ना हाइड्रोकार्बन, ये वाले, इनके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में आमतौर पर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अमूमन आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर की थोड़ी मिकदार या ज्यादा मिकदार भी मिलती है। क्या मेरी बात समझ आई, नहीं आई तो अभी बता देता हूं। आपने सुना होगा C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है ना, आई ना, इसमें कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और इस हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ऑक्सीजन भी आ रही है, और देखो हमारे पास आपने देखा होगा बेटा जी NH2, ठीक है, फिर आएगा कार्बन, इधर लिख लो इसके हाइड्रोजन, ठीक है, इधर लिख लो COOH, ठीक है, यहां लिख लो बेटा इसकी R, ये अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड
अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आ गया नाइट्रोजन। इस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, सल्फर। आपने पढ़ा होगा मैटर में, बताता हूं आपको, देखो। तो जब मेरे पास ये होगा ऑक्सीडाइज, क्या बनेगा बेटा, वाटर। जब कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज, क्या बनेगा बेटा, CO2। नाइट्रोजन से क्या बनेगा, NO या NO2। सल्फर से क्या बनेगा, SO2। अब जरा देखो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है, सल्फर मौजूद है, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, तो उसका रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एलिमेंटल जो परसेंटेज है उस पे फाइंड करने के लिए आपकी बुक वाले ने आपको सिर्फ ये बता दिया, लिमिटेड कर दिया कि भाई यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि मैं आपको इसकी एप्लीकेशन में ये बता रहा हूं, इफ यू हैव अ प्रोटीन और आप उसका एनालिसिस करना चाहते हो, तो कंबस्टन एनालिसिस के जरिए से आप प्रोटीन में पाए जाने वाली नाइट्रोजन की मिकदार को फाइंड कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। यहां पर आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई नामे, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फूड, ठीक है। और फूड से बात क्या है, प्रोटीन, ठीक है। यानी अगर आपके पास फूड है या फीड है, ठीक है, या प्रोटीन है बेटा, उसके अंदर नाइट्रोजन की कितनी मिकदार पाई जाती है, वो भी आप कंबस्टन एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ सल्फर इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है बेटा जी। यानी आपको पता है कोयला या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें सल्फर की मिकदार भी होती है, जो कि सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड पर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, ये भी आपने मैटर में पढ़ा हुआ है। तो बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, जितनी भी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं सर, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये जो मैंने लिखा है हमारे सर, ये क्या ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात की जाती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके डेरिवेटिव भी आ जाते हैं। तो फिर आप जो डेरिवेटिव में जो जो एलिमेंट आएगा, उसकी कितनी परसेंटेज उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है, आप आसानी के साथ उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई। यहां पर आप देख लें, यहां पर क्या बेटा, कि यहां से बेटा आप डिटरमाइन कर पाएंगे फूड के अंदर या प्रोटीन के अंदर मौजूद नाइट्रोजन की मिकदार को, पेट्रोल के अंदर मौजूद सल्फर की मिकदार को, या रिस्पेक्टिव सल्फर की ऑक्साइड जाएंगे, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूं जी। बेटा हमारे पास कंबस्टन एनालिसिस हमने वाइंड अप कर लिया है, हमने इसकी मेथोडोलॉजी समझ ली है बाय द वे, ठीक है, उसकी हमने एप्लीकेशन देख ली है। इससे मुताबिक कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और इससे मुताबिक आगे न्यूमेरिकल है, ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल आई थिंक सो, और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ फिफ्थ वाला भी है। ये दोनों न्यूमेरिकल मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर करवा देता हूं बाय द वे, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस तरह अगर इसके साथ ही मैंने करवा दिया तो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।